आप सभी का स्वागत है। दुनिया अभी कोरोना की तबाही से उबर भी नहीं पाई थी, लेकिन उससे पहले ही एक और बड़ी खतरनाक खबर आई है। क्या अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है? आखिर इन दोनों मुल्कों में युद्ध विराम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुल्क इस जंग को और बड़ा करने के लिए आग में घी का काम कर रहे हैं? क्या अब इस जंग में अमेरिका और रूस का हस्तक्षेप भी होगा? खबर यह भी है कि पाकिस्तान आर्मेनिया की मदद के लिए आतंकवादियों की एक बड़ी खेप भेजने की तैयारी में है, और अगर ऐसा हुआ तो हालात और भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया के अलग अलग मुल्क अजरबैजान और आर्मेनिया के समर्थन में उतरना शुरू करेंगे, गुटबाजी शुरू हो जाएगी और यहीं से हालात और भी खराब होने शुरू हो जाएंगे। बड़ा सवाल, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी। क्या दो देशों की जंग बनेगी दुनिया की तबाही की वजह? फेल हो गई हर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। मारे गए हजारों सैनिक और मासूम। बड़े खतरे की जद में है अब दुनिया। क्या आर्मेनिया अजरबैजान कराएंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? चीन की अमेरिका और भारत से तनातनी, रूस और अमेरिका में खींचतान, इराक, ईरान और सीरिया में जारी तनाव, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग के हालात। दोनों मुल्कों ने जंग खत्म करने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपील को खारिज कर दिया है, और अब इस जंग में तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुल्क भी कूद पड़े हैं। खबर यह है कि तुर्की जल्द आर्मेनिया की मदद के लिए अपने सैनिक भेजने वाला है, और पाकिस्तान ने भी कूटनीतिक चाल चलते हुए आर्मेनिया को मदद की पेशकश की है। लेकिन सूत्रों की माने तो पाकिस्तान में आर्मेनिया सैनिक नहीं, अपने आतंकियों की फौज भेजने जा रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में किसका फायदा? तुर्की क्यों कर रहा है जंग में आर्मेनिया की मदद? पाकिस्तान आर्मेनिया के समर्थन में आखिर क्यों है? क्या अब रूस अमेरिका भी इस जंग में कूदने वाले हैं? आखिर पाकिस्तान और तुर्की पराई आग में क्यों कूद रहे हैं? कायदे से तो इन दोनों मुल्कों को मिलकर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी जंग को ठंडा करना चाहिए। दरअसल राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि ये दोनों ही मुल्क शांति और अमन के नाम पर उन दोनों मुल्कों के साथ अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे जंग की हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान ने एक दूसरे पर दक्षिण काकेकश इलाके में 25 से अधिक सालों से तबाही और बर्बादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईसाई देश आर्मेनिया और मुस्लिम राष्ट्र अजरबैजान के बीच जारी जंग में तुर्की और पाकिस्तान खुलकर उतर आए हैं। पाकिस्तान ने जहां अपनी सेना अजरबैजान को भेजी है, वहीं तुर्की के साथ मिलकर सीरिया और लीबिया से आतंकी वहां भेजे जा रहे हैं। तुर्की और पाकिस्तान की इन करतूतों से विश्व युद्ध भड़कना तय है।
ये पहला प्रश्न है। देखिए, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध विराम और शांति स्थापना की दिशा में रशिया और अमेरिका की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। रशिया ने 2 बार प्रयास किए और 2 बार उसने सीज फायर कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही बार ये जो सीज फायर है वो ब्रेक हो गया और फिर से युद्ध शुरू हो गया। और अमेरिका जो कि वर्तमान समय में अपने इलेक्शंस में बिजी है, प्रेसिडेंट ट्रंप कोरोना की बीमारी से भी संक्रमित हुए और इस समय वो पूरी तरीके से इलेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उसकी वजह से ऐसा लगता है कि अमेरिका अपने जो रोल को ठीक तरीके से प्ले नहीं कर पाया है। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में तुर्की अब खुलकर अजरबैजान के समर्थन में आता दिख रहा है। मध्य एशिया में खलीफा बनने की चाहत रखने वाले तुर्की ने अब ऐलान किया है कि अगर अजरबैजान की ओर से अनुरोध आया तो वो अपनी सेना को भेजने के लिए तैयार है। सुपर पावर रूस के पड़ोसी देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख इलाके पर कब्जे के लिए जंग चल रही है। अगर तुर्की इस जंग में कूदता है तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। टर्की के आर्थिक और सामाजिक संबंध अजरबैजान में बहुत गहरे हैं, इसलिए टर्की की जनता के आवाज के ऊपर टर्की को अजरबैजान के साथ आना पड़ा है। मगर टर्की के आने के बाद भी टर्की को पता है कि स्थिति में ज्यादा तनाव आने से हो सकता है रूस आर्मेनिया के साथ आ जाए, इसलिए वो अपने सीमित ही सपोर्ट अजरबैजान को देगा। इसलिए स्थिति में कोई ज्यादा अंतर आने की उम्मीद नहीं है। तुर्की के उपराष्ट्रपति ने फ्रांस, रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह समूह नहीं चाहता कि नागोर्नो कराबाख का विवाद खत्म हो। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये समूह आर्मेनिया की राजनीतिक और सैन्य रूप से मदद कर रहा है। फ्रांस, रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाला ये समूह आर्मेनिया अजरबैजान के बीच विवाद को हवा देने की कोशिश में है। अमेरिका की एक जो नीति रही है कि वो कॉन्फ्लिक्ट जोन से अपने आप को विड्रॉ कर रहा है, चाहे वो सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, और चाहे वो इस तरह का आर्मेनिया अजरबैजान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके प्रति भी अमेरिका की जो पूरी नीति रही है वो एक विड्रॉल की नीति ज्यादा रही है। अमेरिका जितना प्रोएक्टिव तरीके से अपने रोल को प्ले करना चाहिए था अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में शांति स्थापना की दिशा में, वो अभी अमेरिका ने वो रोल प्ले नहीं किया है। नागोर्नो कराबाख की जंग में तुर्की और उसका पिछलग्गू पाकिस्तान खुलकर अजरबैजान का समर्थन कर रहे हैं। तुर्की ने पिछले साल अजरबैजान के साथ 10 संयुक्त सैन्य अभ्यास किए थे। खबरों में कहा गया कि अजरबैजान के अंदर तुर्की अपना एक स्थायी सैन्य अड्डा बनाने में जुट गया है। नागोर्नो कराबाख में जारी मौजूदा जंग में तुर्की खुलकर हथियारों की मदद कर रहा है। तुर्की के ड्रोन विमान आर्मेनिया में कहर ढा रहे हैं। आर्मेनिया का दावा है कि तुर्की ने अपने F-16 लड़ाकू विमान भी अजरबैजान को दिए हैं। यानी तुर्की और पाकिस्तान जंग की आड़ में अपना हित साधने की कोशिश में है और ये खबर किसी को नहीं है। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बड़ा सवाल यह है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच आखिर जंग क्यों हो रही है। इस विवाद के केंद्र में नागोर्नो कराबाख का पहाड़ी इलाका है जिसे अजरबैजान अपना कहता है। हालांकि 1994 में खत्म हुई लड़ाई के बाद से इस इलाके पर आर्मेनिया का कब्जा है। 1980 के दशक के अंत से 1990 के दशक तक चले युद्ध के दौरान 30,000 से अधिक लोगों को मार डाला गया और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यों लड़ रहे हैं आर्मेनिया और अजरबैजान? नागोर्नो कराबाख में ऐसा क्या है? क्या है नागोर्नो कराबाख के पीछे की सियासत? पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके आर्मेनिया और अजरबैजान नागोर्नो कराबाख के इलाके को लेकर 1980 के दशक में और 1990 के दशक के शुरुआती दौर में जंग कर चुके हैं। दोनों ने युद्ध विराम की घोषणा भी की, लेकिन सही मायनों में शांति समझौते पर दोनों ने कभी सहमति नहीं जताई। दक्षिण पूर्वी यूरोप में पड़ने वाली कॉकेकस के इलाके की पहाड़ियां राजनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जाती हैं। सदियों से इलाके की मुसलमान और ईसाई ताकतें इन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती हैं। 1920 के दशक में जब सोवियत संघ बना तो अभी के ये दोनों देश आर्मेनिया और अजरबैजान उसका हिस्सा बन गए। ये सोवियत गणतंत्र कहलाते थे। नागोर्नो कराबाख की अधिकतर आबादी आर्मेनियाई है, लेकिन सोवियत अधिकारियों ने उसे अजरबैजान के हाथों सौंप दिया।
इसके बाद दशकों तक नागोर्नो कराबाख के लोगों ने कई बार ये इलाका आर्मीनिया को सौंपने की अपील की। असल विवाद 1980 के दशक में शुरू हुआ जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और नागोर्नो कराबाख की संसद ने आधिकारिक तौर पर खुद को आर्मेनिया का हिस्सा बनाने के लिए वोट किया। इसके बाद यहां शुरू हुए अलगाववादी आंदोलन को अजरबैजान ने खत्म करने की कोशिश की। हालांकि इस आंदोलन को लगातार आर्मेनिया का समर्थन मिलता रहा। नतीजा ये हुआ कि यहां जातीय संघर्ष होने लगे। सोवियत संघ से पूरी तरह आजादी होने के बाद एक तरह का युद्ध शुरू हो गया। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप मिन्स्क ग्रुप बना था, जो 1992 में बनाया गया था। उसके जो को चेयर अमेरिका, रशिया और फ्रांस हैं। लेकिन ये जो मिन्स्क ग्रुप है उसको जो प्रोएक्टिव तरीके से अपना कार्य करना चाहिए था, जैसी उसको अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी, और वो भूमिका अभी तक मिन्स्क ग्रुप ने नहीं निभाई है। और वर्तमान समय में ये बेहद आवश्यक है कि टर्की जैसे राष्ट्रों के ऊपर लगाम लगाई जाए। टर्की पूरे अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में जो है आग में घी डालने का कार्य कर रहा है। वो पूरे युद्ध को भड़काने की कोशिश कर रहा है। इस इलाके में शांति बनाए रखने के लिए 1929 में फ्रांस, रूस और अमेरिका की अध्यक्षता में बनी ऑर्गेनाइजेशन ने कई बार मध्यस्थता की, शांति वार्ता की अपील की, लेकिन अभी तक इस पर कोई समझौता नहीं हो पाया है। संयुक्त सोवियत संघ के समय में अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों सोवियत संघ के सदस्य देश थे। मगर जब सोवियत संघ टूटा, उस वक्त अजरबैजान ने कुछ भूभाग आर्मेनिया का अपने कब्जे में किया हुआ है, जिसको आर्मेनिया अपना भूभाग बताता है। बीते 3 दशकों से यहां रह रहकर तनाव गहरा जाता है और झड़पें भी होती हैं। भौगोलिक और रणनीतिक तौर पर अहम होने के कारण भी विवाद जटिल हो गया है। आर्मेनिया के साथ तुर्की के कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। 1993 में जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच सीमा विवाद बढ़ा तो अजरबैजान का समर्थन करते हुए तुर्की ने आर्मेनिया के साथ सटी अपनी सीमा बंद कर दी। मौजूदा हालात देखकर तो ये समझना बेहद मुश्किल है कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाकिस्तान की पोल एक बार फिर खुल गई। अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने देने का फैसला किया है। FATF ने कहा कि पाकिस्तान ने निर्धारित 27 में से 21 कार्य योजनाओं पर ही काम किया, जबकि 6 अहम कार्य योजनाओं को छोड़ दिया। FATF ने बाकी 6 कार्य योजनाओं पर काम करने के लिए पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक का वक्त दिया है। तब तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर औंधे मुंह गिरा पाकिस्तान। FATF ने फिर खोली पाकिस्तान की पोल। आतंक रोकने की कोशिशों में इमरान फेल। खस्ता हाल पाकिस्तान की पड़ सकती है मुश्किल। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। इस बारे में फैसला FATF ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया है। Thank you for that question. So we must treat Pakistan equally to other countries. And as long as we see that the country is progressing with the action items, and we have seen progress with Pakistan, we give them a chance to repair the outstanding issues. But if पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने के इस फैसले का पाकिस्तान पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान पहले से ही खस्ता हाल है और अब उसका बेड़ा गर्क होना तय है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरे देशों से भी पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलना बंद हो सकती है, क्योंकि कोई भी देश, आर्थिक रूप से अस्थिर देश, पाकिस्तान में निवेश करना नहीं चाहेगा। हालांकि इस फैसले की आशंका पाकिस्तान को पहले से ही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही FATF ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के लचर रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई थी। FATF के अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ 27 कार्य योजनाओं में से प्रमुख 6 योजनाओं को पूरा करने में नाकाम रहा है। इसमें भारत में वांछित आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई न करना भी शामिल है। ऐसे में फैसले से बचने के लिए पाकिस्तान ने काफी कोशिश की थी। पाकिस्तान ने खुद को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए चीन, तुर्की और मलेशिया से मदद मांगी, लेकिन उनकी कोशिशें फेल हो गईं। पाकिस्तान की मीडिया में पहले से ही FATF की ग्रे लिस्ट में डाले जाने के लिए भारत को जिम्मेदार बताया जा रहा है।
इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि एशिया पैसिफिक ग्रुप के अंदर भारत मौजूद है, और भारत क्यों चाहेगा, और वो वैसे भी FATF में हमारी डट कर मुखालफत करता है, और उसको चूंकि हम वहाँ बड़ा टफ टाइम देते हैं। और भारत बड़ा वहाँ पे इन्फ्लुएंशियल है, जाहिर है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, इकोनॉमी है ना उनकी, मार्केट है, इकोनॉमी भी है उनके, जाहिर है। वो देखे ना, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं कुछ इस्लामी, वो भी उसको सपोर्ट देते हैं वहाँ पे, ये नहीं कि नहीं देते। अगर हमें एक दोस्त मुल्क या दो चार दोस्त मुल्क हमारे अगर सपोर्ट कर देते तो हम शायद उस ग्रे लिस्ट में जाते ही ना, हम पॉजिटिव ही रहते, हमें कोई मसला नहीं था। लेकिन भारत देखें जी क्यों चाहेगा कि वो हमें रिलीफ दे, या हमें किसी तरह आजादी दे, या हमें किसी तरह सुकून का सांस लेने दे। उसने तो हर वक्त हमारे साथ कुछ ना कुछ ठोका ठाकी लगाई होती है। इसमें एक अहम बात यह है नाजरीन कि भारत जो FATF में एक मजमूम साजिश के तहत, हम कह सकते हैं मजमूम साजिश के तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बाकायदा धकेलना चाहता था, बल्कि ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाह रहा है। भारत ने अपने फॉरेन पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए, उसमें एक ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करना है। उसके लिए जरूरी था कि पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट पेश किया जाए, क्योंकि उस वक्त टेररिज्म पे लोग बड़े सेंसिटिव थे। ये पाकिस्तान की मुश्किलें यही नहीं खत्म होती। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस साल पाकिस्तान को एक भी रुपया नहीं देने का फैसला किया है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने बीते 3 साल से $6 अरब की तीसरी किश्त जमा नहीं की है। ऐसे में पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ती गई और अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। अनिल कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट।